जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज हम बात करेंगे चाइना की कि क्यों वो इंडिया का एनिमी नंबर 1 है और मोहन भागवत संघ संचालक ने चाइना को क्यों नंबर 1 एनिमी कहा, क्यों सबसे बड़ा खतरा कहा। बहरहाल ये जरूरी है समझना कि चाइना इस समय बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए है और पाकिस्तान अब उतना बड़ा खतरा नहीं है। पाकिस्तान की अहमियत एक न्यूसेंस वैल्यू की तरह है और उसको उसी तरीके से समझना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हमें पाकिस्तानियों के साथ तू मैं में जितना मजा आता है उतना शायद चीनियों के साथ मजा नहीं आता और उसका कारण भी है। पाकिस्तान को हम जब चाहें तभी कान के नीचे रैपट लगा सकते हैं, कभी भी उसकी पूंछ फरोड़ सकते हैं, कभी भी दांत तोड़ सकते हैं। ये हमारी काबिलियत है, ये हमारा भरोसा है जिसकी वजह से हमें उसको छेड़ने में मजा आता है। और इसके पीछे एक सिविलाइजेशनल इशू भी है। सिविलाइजेशनल इशू हिंदू मुस्लिम रिलेटेड है, तो एक वो भी कॉन्टेक्स्ट है जब हम पाकिस्तान बैशिंग में लगते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना की बात करते ही हमें 1962 के युद्ध की एक शर्मनाक हार याद आ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकारों ने हमारे आम लोगों के अंदर एक भरोसा पैदा करने में कोताही बरती और भरोसा वो अपने लोगों में वो पैदा नहीं कर पाए जो 1967 के एक शॉर्ट बैटल जो चाइनीज के साथ हमने नाथुला में जीती उसके बारे में बात करके हम 1986-87 की सुंदरोंग चू की जो तनातनी थी चीनियों के साथ उसके बारे में भी हम बताने से कतराते हैं, जिसके अंदर हमने बहुत शानदार विजय फिर से हासिल करी। दोकलाम के अंदर भी हाल ही में हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी चीनियों के खिलाफ, जिसके अंदर चीन को वापस जाना पड़ा। हम उसकी भी बात करने से कतराते हैं। और हाल ही के अंदर जैसे हमने लद्दाख में कैलाश की पहाड़ियों के अंदर चीनियों को सरप्राइज किया, चीनियों के बहुत बड़े इलाके के ऊपर कब्जा किया और चीनियों को मजबूर कर दिया पेंगोंग सो लेक के स्टेटस को बहाल करने के लिए। वो बात और है कि अभी 13वीं राउंड जो हुई है वार्ता वो सफल नहीं हुई क्योंकि चाइना ने भी अपना स्टांस हार्ड कर लिया है। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम चाइनीज की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा बैकफुट पे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ 1962 और इसके पीछे जो दोषी सरकारें हैं जिन्होंने उस तरीके का भरोसा लोगों को नहीं दिलाया जैसा दिलाना चाहिए, यही वो कारण है। लेकिन अब ये चीज बदली है। पिछले 7-8 साल के अंदर लोगों को भरोसा आया है, अपने ऊपर भरोसा आया है। सेनाओं को तो ये भरोसा पहले से था। देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सेनाओं को अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर बहुत पहले से भरोसा था। लोगों को भरोसा दिलाने का काम सेना का नहीं है, सरकारों का है, राजनीतिक पार्टियों का है। तो मेरे ख्याल से सरकार ने बहुत अच्छा पीआर एंगेजमेंट किया है जिसके अंदर लोगों को अब भरोसा है। चाइना की बात करते ही उस तरीके की घबराहट नहीं होती जो हमें 2014 से पहले हुआ करती थी। उसके लिए उसके पीछे सरकार का जो पीआर एक्सरसाइज है वो तो है ही है, साथ ही साथ हमारी जो सैन्य क्षमता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर वाला वो भी बहुत बड़े पैमाने पर इंप्रूव हुआ है। याद रहे जब से ये सरकार काबिज हुई है तब से हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट फायर कर ली है। हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज है उनको भी टेस्ट कर लिया है। हमारा ट्रायड भी इन प्लेस है, दैट इज अब हम पनडब्बियों के जरिए दुश्मन के इलाकों पर मनचाही जगह से हमला कर सकते हैं और दुश्मन हमको ट्रैक नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी काबिलियत है क्योंकि जितने भी ग्राउंड बेस्ड आपके लॉन्च पैड्स हैं न्यूक्लियर अटैक के लिए वो सब अंडर स्कैनर है, उनको बड़ी आसानी से इनिशियल फेज में ही टारगेट किया जा सकता है। इसीलिए जो फर्स्ट स्ट्राइक होगी वो बहुत ही क्रूशियल होगी। लेकिन जिस भी मुल्क के पास में ट्राइड है वहां पर फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी की उतनी अहमियत नहीं रहती क्योंकि सेकंड स्ट्राइक जो ट्राइड के थ्रू होगी, दैट इज सबमरीन्स के थ्रू होगी या एयर के थ्रू होगी, वो बहुत घातक होगी। ये काबिलियत भारत के पास है, ये काबिलियत चीन के पास भी है।
तो एक किस्म से दोनों तरफ जैसे एलजेब्रा में क्रॉस होता है इक्वल टू के दोनों तरफ, उस तरीके से ये पावर्स जो है क्रॉस हो जाती हैं। और पाकिस्तान का यहाँ पे जिक्र हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिवाय न्यूक्लियर बम के और कोई काबिलियत नहीं है। उसको डिलीवर करना, न्यूक्लियर लड़ाई लड़ना, वो ये उसकी काबिलियत में अभी शामिल नहीं है, और वो एक रोग आतंकवादी मुल्क है, उसको उसी तरीके से डील करना चाहिए। तो ये तो रही पाकिस्तान की बात। अब चाइना का, जैसे मैंने ये कहा, चाइना के साथ में ये हमारा स्टेटस है। अब इस स्टेटस के अंदर और क्या क्या चीजें जो है वो एक दूसरे ये जो मुल्क है ये क्या कर सकते हैं जिससे कि स्टेटस और बैलेंस जो है ये डिस्टर्ब हो जाए। अब इसके अंदर रोल आता है डिप्लोमेसी का। जब हम ये बात कर रहे हैं, अभी एक बहुत बड़ी मालाबार एक्सरसाइज खत्म हुई है, जिसके अंदर क्वाड की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत बड़े लेवल पर ये युद्धाभ्यास हुए हैं, और इसके अंदर हाई लेवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बहुत टॉप क्लास नेवल बैटलशिप्स और फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स का इस्तेमाल हुआ है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल हुआ है, एयरफोर्स एयर एसेट्स का इस्तेमाल हुआ है, सर्वेलेंस डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है, और बहुत जबरदस्त इंटर ऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन का मुजाहरा किया गया है। और अभी ये क्वाड की एक्सरसाइज खत्म ही हुई है कि ब्रिटानिया का एक कैरियर ग्रुप बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया है, और भारतीय नौसेना के साथ उसने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो बैलेंस है, जो चाइना और इंडिया के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस का एक किस्म से एक बैलेंस बना हुआ है या डेटरेंस बना हुआ है। देखिए, चाइना के पास में न्यूक्लियर वेपन बहुत ज्यादा तादाद में है, तो उस तरीके से तो पैरिटी नहीं हो सकती है, लेकिन डेटरेंस बना हुआ है, क्योंकि हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत जबरदस्त है। एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी बहुत उम्दा है, कंफर्म्ड है, जिसकी वजह से बहुत कुछ खेल जो है चाइना का बिगड़ सकता है। चाइना का अपर हैंड जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि क्वाड के अंदर नेवीज ने एक्सरसाइज करी, अभी ब्रिटानिया का बैटल ग्रुप भी आके बे ऑफ बंगाल के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है, तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब यह है कि अब डिप्लोमेसी का यहां पर रोल आता है। अब चाइनीज भी अपनी तरफ से डिप्लोमेसी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वो कॉपरेशन पूरे जोर शोर के साथ कर रहे हैं, तुर्की के साथ भी कॉपरेशन कर रहे हैं, ईरान के साथ कॉपरेशन कर रहे हैं, और कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ कॉपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी याद रहे कि पुतिन की भाषा भी चाइनीज के लिए बहुत ही फ्रेंडली हो चुकी है। वो बात और है कि हमारा और रशिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। नेवरदलेस रशिया और पाकिस्तान के अंदर चाइना के बीच में भी बहुत अच्छी मित्रता हो चुकी है एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट पुतिन ने ताइवान को लेकर जो बयान दिया वो चाइना को बहुत अच्छी तरह खुश जरूर कर देगा, लेकिन भारत को खुश नहीं करेगा। पुतिन ने कहा कि चाइना के लिए ताइवान पर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है, शायद हथियारों का इस्तेमाल करे बगैर ही चाइना जो है ताइवान के ऊपर कब्जा कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात पुतिन ने कही है, जो कि हमें पसंद नहीं आई। अब ये तो रही बात, अगर हम इंडिया का नक्शा देखें और उसको डिवाइड कर दें बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, तो वेस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड के इलाके, दैट इज रशिया, आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ये चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंदर आते नजर आ रहे हैं। उधर ईस्टर्न साइड की अगर बात करी जाए तो वहां पर भी कोई बहुत अच्छे वो नतीजे नजर नहीं आ रहे। ईस्टर्न साइड में चलिए नेपाल को भी ईस्टर्न साइड में गिन लेते हैं, वैसे वो नदर्न साइड में, बट ईस्टर्न साइड में अगर नेपाल से शुरू किया जाए तो नेपाल के अंदर चाइनीज अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। हाल ही में भूटान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है बॉर्डर इश्यूज को सुलझाने के लिए, जिसका बेसिकली लबोलबाब ये है कि भूटान को वो मैसेज दिया गया है कि आपने डोकलाम में इंडिया के साथ कोऑपरेट किया, वो आपके फायदे में नहीं है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। उधर बांग्लादेश के अंदर भी सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट में चीन दाखिल हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी अंदर घुसने की बात चीन कर रहा है। फिर और आप ईस्ट में जाइए तो म्यांमार चीन की ही
एक कॉलोनी समझिए। जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे पश्चिम में चीन का ही एक एक्सटेंशन है, ऐसे ही ईस्ट के अंदर भी म्यांमार भी चीन का एक एक्सटेंशन है। तो लाइकवाइज ईस्टर्न साइड में भी चाइना का काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और हमारे साउथ में तो श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चीनियों के हवाले श्रीलंकर्स ने कर ही दिया है। तो बेसिकली इंडिया की चारों तरफ से उसने भी घेराबंदी कर रखी है। अब वो बात और है कि इंडिया इसको काउंटर करने के लिए तजाकिस्तान, मंगोलिया और रशिया, जो कि पूरी तरह अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि चीन के पाले में है, लेकिन जो भी वहां से सिग्नल आ रहे हैं वो हमें खुश ना करने वाले सिग्नल हैं। लेकिन अभी भी मैं रशिया को अपने ही साइड में काउंट करूंगा। उधर आपका साउथ कोरिया है, ईस्ट में जापान है, वियतनाम है। ये जो मुल्क है ये सब हमारे साथ खड़े नजर आ रहे हैं, खड़े भी हुए हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि हम भी मनूवर कर रहे हैं और चाइना को घेरने के प्रयास में लगे हैं। लेकिन ये प्रयास देखिए, ये बड़ा कठोर दुनिया है। यहाँ पर पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है। जिसके पास पैसा है उसी की तोती बोलती है, और चाइनीज के पास बहुत ज्यादा पैसा है। चाइनीज अगर की बात करें तो उनकी जीडीपी जो है वो मेरे ख्याल से नंबर 2 पे है। अगर नंबर 1 पे नहीं है तो बहुत ही स्ट्रांग मुल्क है। उसके पास में डीप पॉकेट्स हैं और उसके चलते वो किसी को भी खरीद सकता है। हमने देखा म्यांमार उसकी झोली में है, पाकिस्तान उसके कदमों में गिरा हुआ है, श्रीलंका भी उसके साथ डांस कर रहा है, और तालिबान भी कुरान को भूल चुके हैं। जब चाइनीज का पैसा देखते हैं तो वो उनके पैरों में लौटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये भी बिल्कुल क्लियर है। तो बहरहाल ये मोटा मोटी चाइनीज की थ्रेट के बारे में मेरे को लगा कि ये मैं वीडियो करूं, क्योंकि मोहन भागवत जो आरएसएस के संघ संचालक है, उन्होंने ऐसा दशहरा के स्पीच में बोला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो बोला उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। तो आई होप आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपको आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इजाजत दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।